क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। देखिए, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में 12 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में जो आ सकते हैं वो है 10 रोज की तरह। आज भी टॉप 10 हम लोग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और इसमें एक यूपीपीएससी का तो स्पेशल टॉपिक है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। ठीक, देखिए और कौन कौन से टॉपिक हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इमेजिंग एक्सरे, पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, नासा का एक ये जो है या आपका खगोलीय जो पिंड है उनको देखने का एक यंत्र है, उसके बारे में देखेंगे पूरा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा यूपीपीएससी के लिए और वैसे भी, क्योंकि इरिगेशन के लिए है। हाउस रूल, लोकसभा में हाउस रूल होता हुआ 93 क्या है देखेंगे इसके बारे में। आत्मनिर्भर हस्त शिल्पकार स्कीम, ये स्कीम कहाँ के लिए है? नॉर्थ ईस्ट के लिए है, अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, और बालकृष्ण दोषी जी एक वास्तुकला के जो है माहिर हैं आर्किटेक्चर के, इनको क्या हुआ है, क्या मिला है, इनको भी देखेंगे हम लोग पूरा विस्तार से। महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा, ठीक है ना, तो जो कमीशन है महिला आयोग है, उसने एक नई पहल चालू करी है डिजिटल शक्ति नाम से, तो उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे अभी। और जो है देखिए, व्यूमन एम्पावरमेंट की अगर बात करी जाए या फिर कभी भी जेंडर इक्वलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला एक हैं और गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं, उनको जो है रामानुजा, बहुत ही अच्छी अलजबरा में इनका जो है काम को काफ़ी सराहा गया है और अवार्ड मिला है। ये अभी तीसरी महिला है जिनको अवार्ड मिला है। ठीक, रामानुजन प्राइज, आप रामानुजन को तो जानते ही हैं, मैथमेटिशियन थे बहुत तगड़े, तो उन्हीं संबंधित जो है अलजेब्रा में अच्छे काम के लिए जो है उनको मिला है ये वाला प्राइज। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक जो है इंस्पिरेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है, देखेंगे। और डेमोक्रेसी के लिए जो है, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन अभी किया गया, उसमें मोदी जी ने क्या बोला वो भी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू कर लेते हैं 12 दिसंबर का आज का करंट अफेयर। रोज़ सुबह आप लोगों को 6 बजे आता है। आप लोग ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपका ये अपना चैनल है। ठीक, देखिए वेलफेयर स्कीम्स में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जो है स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट, हमारी जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उसके द्वारा, और इसका मेन उद्देश्य था कि बेटियों का जो लिंग अनुपात था, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से वो 918 था प्रति 1000 बच्चों, 1000 लड़कों पर। ठीक, तो एक इस अनुपात को बढ़िया करना था, तभी तो है ना बेटी बचाओ। और दूसरा था कि बेटियों का, लड़कियों का जो एनरोलमेंट है स्कूलों में उसको भी बढ़ाना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो हेल्थ और मतलब सोशल जो एक स्टिग्मा है कि बेटियां जो है बोझ होती हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई थी और लड़ाई है और रहेगी भी आगे अभी कुछ टाइम के लिए। और जो है जब तक हम ये मान नहीं लेते हैं कि बेटियां जो हैं सबसे ऊपर रहती हैं। ठीक है, और दूसरा एजुकेशन, तो दो चीज़ें थी। खैर अभी 6 साल इसको हो गए, 2015 में चालू हुआ था। अभी लोकसभा में, यहाँ पे पार्लियामेंट में, संसद में एक समिति है। ठीक, समिति किस पर है? एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, यानी कि सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति है। उसने लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की और कहा कि भाई साहब अभी तक जितना पैसा खर्चा हुआ, ठीक, जितना पैसा आवंटित किया गया, बजट एलोकेशन किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत, उसमें से 80% यानी कि 80% के आसपास तो पैसा खाली मीडिया कैंपेन में ही चला गया। ठीक, और इन्होंने जो है संसदीय कमेटी ने कहा है कि अब चलो ठीक है, पहले तो ये अभी तक ये चला 6 साल काफ़ी ज़्यादा चल गया, अब हमें इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि जो पैसा है अब यहाँ से निकाल कर, ठीक, अपना जो पॉलिटिकल विल थी वो सब कुछ, हाँ ठीक, सक्षम रहा है, बढ़िया है, अब इससे निकाल के हेल्थ और एजुकेशन में जो है इसको पैसे को लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। 80% खाली मीडिया कैंपेन चल रहा है, समझ रहे हो बात? तो मतलब कि 20% ही खाली जो जो काम है उसके लिए भी तो कुछ करो। तो ये चीज़ यहाँ पे संसदीय कमेटी ने कही है। ये बाकी नंबर्स हैं, देख लीजिएगा लास्ट 6 सालों में। ठीक है, लीडरशिप की जो है कंसाइंस को इन्होंने जगाया है, उनके राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्रीय चेतना का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम रहा है। ओके गुड, बट अब हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान दो,
जो और उस पर फाइनेंशियल प्रोविजंस ज़्यादा करो ताकि ग्राउंड लेवल पे अच्छे से कार्यान्वित यानी कि इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। और 2015 में चालू हुआ था। इसका एम यही था कि सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन जो होता है कि बेटी है तो मार दो वाली चीज़ है, उसको ख़त्म करना और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिंग अनुपात करना। 918 था और 405 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अब ये डिस्ट्रिक्ट तो वही होंगे ना भाई साहब जहाँ पे लिंग अनुपात कम होगा। अच्छा, स्टेट 2011 के हिसाब से सबसे कम लिंग अनुपात वाला स्टेट कौन सा था? हरियाणा था। ठीक है ना, थोड़ा सा ये वाली चीज़ें सेंसस जरूर देख लिएगा। यूपीपीसीएस में तो जरूर क्वेश्चन पूछता है, बाकी मैं कराऊंगा इसको, डोंट वरी। यूपीपीसीएस की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि पूरा जो है पीडीएफ आपके ऊपर फेंक दिए गए और आपको पता नहीं कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म होगा, ये चीज़ है। और इन्होंने बस वही बजट के बारे में बोला। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू एडिशन जो मैं करता हूँ उसको बता दूँ। 9th क्लास की अगर आप इकोनॉमी पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो एक उसमें आता है मानव पूंजी। मानव पूंजी या फिर ह्यूमन कैपिटल, इसको अगर पाना है भारत को, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, या फिर किसी भी मानव की जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़े, उसके लिए हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स। ठीक, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, तो स्किल भी तो चाहिए ना ताकि वो एम्प्लॉयड हो सके। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए उससे क्वेश्चन पूछता है या फिर प्रीलिम्स में, मेंस में, एसए में, जनरल स्टडीज़ में कहीं पे भी आता है क्वेश्चन, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और ये वाली पूरी चीज़ आपने अगर यार टॉपिक पढ़ा और आपके दिमाग में अगर ये चीज़ आती है कि भाई साहब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो स्कीम का हो रहा है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि आप मेंस को लिखने के लिए तैयार हो गए। आपके पास एनालिसिस, विश्लेषण करने की और जो है प्रोज एंड कॉन्स देखने की, समझने की शक्ति आ चुकी है मेंस एग्जाम लिखने के। और मेंस से ही सिलेक्शन होता है, प्रीलिम्स तो फिल्टर होता है। जरूरी है प्रीलिम्स, लेकिन मेंस से रैंक बनती है। तो यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आया कि हाँ भैया वेलफेयर स्कीम जो है उसका कार्यान्वयन सही से नहीं हो रहा है, 80%, 100 रुपये दिए गए उसमें से खाली 80 रुपये के आपने जो है पोस्टर लगा दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे शुरुआती दौर के लिए ठीक है, लेकिन 6 साल, तो ये वाली बात है। तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, यहाँ पे बताएं कमेंट करके, और या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर भी बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए दूसरा हमारा जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, नासा का ये एक नया मिशन है। हालांकि ये जॉइंट एफर्ट है, नासा जो यूएस की स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी का, दोनों का जॉइंट एफर्ट है। अभी नासा का ने जो है ये लॉन्च किया है इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर। ठीक, ज़्यादा घबराओ नहीं, IXPE भी बोल सकता है। स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके फैल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा से इसने उड़ान भरी और इसको जो है लगाया जाएगा ऑर्बिट में, जो है आपका करीबन 500 किलोमीटर है शायद, एक सेकेंड देखते हैं, 600 किलोमीटर है। ठीक, तो 600 किलोमीटर ऊपर ये जाके आपका लग जाएगा और ये हमें मदद करेगा सुपरनोवा के जो अवशेष बचे हैं, ठीक, सुपर मैसिव ब्लैक होल जो होते हैं, और फिर और भी कई सारे उच्च ऊर्जा वस्तुएं जो हैं, जो भी मतलब आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उन सबको देखने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये जो है 40 जो है करीबन 40 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या फिर खगोलीय पिंडों का अध्ययन करेगा पहले साल में। इसकी जो लाइफ है वो 2 साल की है। 600 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड मतलब अर्थ के जो है ऑर्बिट में रहेगा। यहाँ से अगर आप देखो तो ये 600 किलोमीटर ऊपर जो है मंडराने वाला है। और ये बाकी जो एक्सरे टेलीस्कोप्स हैं जैसे कि चंद्रा एक्सरे, ठीक है, चंद्रा ये हमारे इंडियन हैं ओरिजिन के, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और XMM न्यूटन, इन सब के कामों को कॉम्प्लीमेंट करेगा, पूरक होगा IXPE। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने में मदद करेगा। जैसे कि ब्लैक होल कैसे घूमते हैं भाई साहब, और ब्लैक होल जो होता है वो किसी मिल्की वे जैसे हमारा आकाश गंगा है, तो उसके सेंटर में रहता है, तो वो कैसे जो है सब जगह से जो है सामान खींचता रहता है। क्योंकि ब्लैक होल मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना, बहुत ज़्यादा इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, आसपास की चीज़ों को अपने अंदर ये जो है मिला लेता है। ठीक, और यहाँ तक कि लाइट भी चली जाती है इसके अंदर, बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए ये ब्लैक दिखता है, प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। ये मैंने बताया था ना, कितने को याद है। एक्सरे जो है पल्सर इतना चमकीला कैसे चमकता है, और जो है हमारे जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जो कि निकलते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल से, सेंटर ऑफ गैलेक्सी से, उसके बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करेगा। ठीक, मेन चीज़ें जो यहाँ पे फैक्ट्स हैं नासा का है।
और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, और इस पे मैं जल्दी ही वीडियो भी लाऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर आपका यूवी रेज हो गया, फिर विजुअल लाइट हो गया। तो ये सारी जो है किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, जरूर करो, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय जो ये स्पेक्ट्रम है इंपॉर्टेंट है, कई सारी चीज़ें जगह इसका यूज़ होता है। इस पर मैं वीडियो भी दूंगा, लेकिन आप लोग भी आज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूपीपीएससी स्पेशल में आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर संबंधित, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जनरल स्टडीज पेपर 3, और ये डिफेंस में नहीं होगा, ये आपका इरिगेशन वाले में आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन वाले में। तो सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय परियोजना है सरयू नहर की। नहर का काम क्यों किया जा रहा है? देखो 5 रिवर हैं, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन। अब ये जो रिवर्स हैं, मान लीजिए ये ऐसे ऐसे रिवर्स हैं, ठीक है, ये अपना जा रही हैं 5, लेकिन जो इसके बीच की ये जगह है ये बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है। तो इसके मान लीजिए ये रिवर जा रही तो ये आसपास कवर हो जाता होगा, लेकिन जो ये बीच का जो एरिया है इन सब रिवर्स के बीच में, ठीक, तो इन एरिया में सिंचाई का जो पानी है वो नहीं पहुंच पाता। तो क्या करेंगे, ठीक, यहाँ से इंटरलिंक कर देंगे, एक कैनाल नहर निकाल देंगे, ठीक। तो ये वाला एरिया पूरा पूरा जो है ये कवर कर देगा, ऐसे ही यहाँ पे भी निकाल देंगे, ये एरिया पूरा पूरा जो है कवर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये इंटरलिंकिंग करा जाएगा नहर बनाकर इन 5 जो है रिवर्स को। कौन कौन सी, फिर से बोल रहा हूँ, देखिए सुनिए। अभी देखो मैं अभी इसी में आपको मैपिंग कराऊंगा यूपी की रिवर्स और बिहार की जो रिवर्स हैं, गंगा मेनली है और उसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी रिवर्स हैं? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन। ध्यान से समझिए, सरयू जो नहर है, सरयू जो रिवर है, वैसे वो आपकी लोअर घाघरा को भी बोलते हैं। यहाँ पे बात सरयू जो है नहर की हो रही है। तो इसमें कैनाल बनाई गई हैं कई सारी, और अभी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने इनॉग्रेट किया। यूपी से इन सब में बहुत लोकेशन बहुत पूछता है। इनॉग्रेट किया गया कहाँ से? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। कौन सी 5 रिवर है? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिन। 3 बार बता चुका हूं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ऐसे पूछेगा। ये जो मेन इसकी कैनाल है वो 318 किलोमीटर की है, बाकी बहुत सारी इसमें सब कैनाल्स भी हैं। 10,000 करोड़ रुपया इसमें लगा है नहर को बनाने के लिए, इस परियोजना को, और इसमें से 5,000 करोड़ तो जो है पिछले 4 सालों में दिया गया है, ठीक है। और इससे जो है 14 लाख हेक्टेयर, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, तो उतने एरिया को सिंचाई के लिए ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। 29 लाख फार्मर्स करीबन इससे लाभान्वित होंगे। 6200 विलेजेस में 9 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, अब इसको देखो, मैप खोलो यूपी का, पढ़ो, ठीक, कौन कौन से 9 जिले जो है इसके अंतर्गत जो है जो इनका लाभ पहुंचेगा? बहराइच, ठीक, श्रावस्ती, बलरामपुर। अगर आप देखो तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये यूपी का, ठीक, यहाँ वाला ये जो तराई एरिया होता है, इन सबको कवर कर रहा है, ठीक। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, नेपाल सटे वाले हैं ये सारे एरिया, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर और महाराजगंज, ठीक, ऐसे करके पूरा एरिया ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और इसमें सरयू नदी पहले आपको बताया था। अब यहाँ पे सरयू नदी की मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आई बात? सरयू नदी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब सरयू नदी क्या है कि आपका उत्तराखंड में एक नंदाकोट माउंटेन है, वहां से उद्गमित होती है। वहां के साउथ रिज जो है आपका नंदाकोट माउंटेन का, वहां से ओरिजिनेट होती है सरयू रिवर उत्तराखंड में, ठीक। उत्तराखंड में ये चलते हुए आपका जो है शारदा रिवर, जैसे ये जो जा रही है, जो कि आगे घाघरा जुड़ जाती है, तो शारदा रिवर में ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर जो है, जो पंचमेश्वर में, वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे शारदा रिवर से जुड़ जाती है। और फिर शारदा रिवर आपकी घाघरा में जुड़ती है, और घाघरा जब आप यहाँ देखोगे अयोध्या जहाँ पर है, तो लोअर घाघरा को ही सरयू नदी यहाँ पे बोल दिया जाता। तो कंफ्यूज मत होना, सरयू नदी घूमने ढूंढने बैठोगे तो जो है बहुत टाइम लगेगा। सरयू नदी में का मतलब उल्लेख आपको जो है रामायण में मिलेगा, और इसीलिए अयोध्या में बहुत ज़्यादा इसका जो है मान भी रखा जाता है, और धार्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा जो है महत्व है इसका। लोअर घाघरा को ही सरयू रिवर बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी जो है हम ये देख लेते हैं यूपी में गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ उसको, ठीक। तो देखो, एक तो गंगा ये आ रही है, गंगा वो है ना, वो याद है आपको, रुद्रप्रयाग और
वो सारी जो ट्रिब्यूट सब मिल के जो है आपकी बनती हैं, वहाँ से चला। और फिर ये गंगा हो गई, गंगा कैनाल भी है, अपर गंगा कैनाल, ये सारी जो है रामसार साइड में भी आ गई हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि आपका जो है नरोरा के पास में अपर गंगा कैनाल अभी मैंने पीछे पढ़ाया था। ये यमुना देखिए यहाँ से ये चली आ रही है, ये चंबल है, चंबल की बनास हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, मिलकर चंबल बना रही है। सिंध आपकी यमुना में मिल रही है, बेतवा हो गई, ठीक है, धासन हो गई, केन बेतवा लिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि बेतवा लिंक को भी इंटरलिंकिंग किया जा रहा है, वो हो गया। सोन हो गया, रिहांद हो गई, यहाँ पे जो है आपका रॉबर्ट्सगंज पड़ता है, सोनभद्र वाला एरिया है, तो जो है वहाँ पे क्या है आपका नाल जो है एल्युमिनियम वाला काफ़ी बनाया जाता है, ठीक। ये आपकी इधर से शारदा आ गई, ये आपकी रामगंगा है यहाँ पर, ठीक है ना, लिखा नहीं मुझे याद है वैसे। और ये शारदा घाघरा में जुड़ गई, ये गोमती नदी लखनऊ से होते हुए जा रही है आपकी, ठीक है। घाघरा जो है फिर घाघरा में राप्ती जुड़ के फिर ये घाघरा ही बन जाती है, फिर गंडक हो गई, फिर बूढ़ी गंडक होती है, सप्तकोशी आ गई, और ये घाघरा जो है फिर आपका पटना के आसपास जाके हाजीपुर के आसपास गंगा में मिल जाती है, घाघरा रिवर, ठीक। फिर ये दामोदर है आपका रिवर हो गई। तो ये सारी रिवर जो है गंगा की आपको याद होनी चाहिए। तो अगर हमने यूपी देखा है तो हमारे बीपीएससी वाले छात्र भी बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए बिहार में जो है गंगा जा रही है यहाँ से भी। अब ये घाघरा मैंने आपको बताया, गंडक, बूढ़ी गंडक, भागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे देखो कर्मनासा, ठीक है, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, सब याद करो। और इसमें ये भी याद करो, अगर ये ऐसे बह रही है तो राइट वाली ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो है दाहिनी ओर की जो है कौन सी होंगी सहायक नदियां, ये वाली, ये दाहिनी होंगी, ये बाएं होंगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे जा रहा है। तो ऐसे अगर मुंह बाएं हाथ इधर होगा दाएं हाथ, तो इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। सीसैट में भी काम आता है, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको करने में, ठीक। समझ में आया? नदियों को जरूर करो, इस बार भी पूछी गई थी, समझ में आई बात? तो ये चीज है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस रूल 193। अब देखिए अभी लोकसभा में जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज संबंधित हाउस रूल 193 लाया गया। हाउस रूल 193 के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें कोई भी औपचारिक मोशन नहीं होता है, ठीक है ना, कोई औपचारिक मोशन नहीं होता है, और इसी वजह से इसमें कोई भी मतदान नहीं होता है डिस्कशन के बाद, ठीक। इतना बस ध्यान रखो। 193 में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होता है, बस स्पीकर को बताया जाता है किसी जरूरी मुद्दे पे जो है डिस्कशन हो जाता है। वोटिंग का कोई इसमें जो है मतलब ही नहीं है। जो भी मेंबर नोटिस देता है, ठीक, वो जो है शॉर्ट स्टेटमेंट देगा, और भी मेंबर जो है बोल सकते हैं उस पर। स्पीकर की पहले से जो है स्पीकर को पहले आपको सूचित करना पड़ेगा, और परमिटेड होता है उनको कि वो लोग डिस्कशन में आ सकते हैं। मेंबर ने जो भी डिस्कशन किया, जो भी बात रखी, जिसने भी ये वाला नोटिस लेके आया था रूल नंबर 193 के अंतर्गत, तो उस जरूरी नहीं है कि उसको रिप्लाई भी मिले, तो नो राइट टू रिप्लाई, उसको जो है चर्चा करने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि जब डिस्कशन खत्म होता है तो जो भी मिनिस्ट्री, मान लीजिए यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से संबंधित बात हो रही है, तो किससे जो है पर्यावरण जो मंत्रालय है उससे उसके जो मिनिस्टर होंगे वो कुछ एक ब्रीफ रिप्लाई देते हैं। हाउस नंबर 193 से संबंधित था पॉलिटी गवर्नेंस जनरल स्टडीज पेपर 2 का ये टॉपिक, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमी संबंधित आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। अब देखो ये वाली जो हस्तशिल्पकार के मतलब हाथों से कुछ जो है शिल्प बना रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं, ये स्कीम है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी भारत की है, आपकी आसाम, मेघालय, अरुणाचल, ये सारे जो हैं वहाँ की है। तो और ये स्कीम अनाउंस किसके द्वारा की गई है? नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। जैसे ट्राइफेड होता है ट्राइबल्स के लिए, वैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। कॉरपोरेशन है, निगम है, ध्यान रखना, ठीक। और ये जो है इसने लॉन्च किया आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम। अब इसके स्कीम के बारे में फीचर्स बताऊंगा। ये जो भी ग्रास रूट जमीन स्तर पे जो कारीगर हैं आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले, उनकी मदद करेगा। ये ऑफिशियली लॉन्च हुई है 9 दिसंबर 2021 को, और जब लॉन्च करी गई तो 17 कारीगरों को 1 लाख रुपए का ऋण दिया गया। ध्यान से सुनिए, क्रेडिट दिया गया, ऋण सहायता दी गई, यानी कि इसकी वापसी करनी पड़ेगी इन आर्टिजन्स को। अनुदान नहीं है, ग्रांट नहीं है, ऋण है।
लेकिन सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट पे, मतलब कि कम रेट। आप देखो सिर्फ 6% वापस करना है, ठीक। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लिया तो 1 साल का, अगर वैसे तो ये 24 महीने का दे रखा है इन्होंने, अगर 1 साल का होता तो 1 साल के बाद 1,06,000 रुपए देने पड़ते, ठीक। और इसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ गिरवी रखवानी नहीं है इसमें, ठीक। तो 6% जो है आपकी रियायती ब्याज दर है। 24 महीने के टाइम में जो है इसको वापस करना है। 1 लाख रुपए का ऋण है, ध्यान रखना। और अगर रेगुलर रिपेमेंट कर देता है कारीगर तो 1% और कम हो जाएगा, ठीक। तो 5% ही देना पड़ेगा। आप सोचोगे यार 1% और कम हो गया तो ये 1% क्या 6 से मतलब कि बैंक को जिससे कि ऋण दिया गया था, क्या उसको 5% मिलेगा? नहीं, ये 1% सरकार देगी फिर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा काम किया है। और रिफंड जो है उसको मिल जाएगा, मतलब उसको पहले देना पड़ेगा, लेकिन टाइमली रिपेमेंट कर दिया तो 1% का रिफंड आर्टिजन को मिल जाएगा। अब एक समझ रहे हो ना, एक एक शब्द का मतलब है, रिफंड की बात कर रहा है, यानी कि यू हैव टू गिव इट फर्स्ट एंड देन आफ्टर एज पर द, मतलब आपने अच्छे टाइमली जो है रिपेमेंट किया है तो आपको इससे 1% वापस मिलेगा। ये नहीं कि 5% ही आप भरोगे, पहले 6 भरोगे फिर आएगा वापस, ठीक। तो एक एक शब्द को अगर आप ध्यान से समझ गए, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। एग्जाम में आपको हिला नहीं पाएगा, ठीक। आप आंसर सही करके आओगे। अच्छा, ये जो ट्राइफेड की तरह ही ये जो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड निगम है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। हेड ऑफिस का दिसपुर गुवाहाटी में है, दिसपुर कैपिटल है आसाम की। और इसके ब्रांच ऑफिसेस जो हैं सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। 26 साल से काम कर रही है, 1995 से, ठीक। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर ये करना है कि हैंडलूम और पावरलूम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। ये देखिए महिलाएं हैं, कारीगर हैं, कपड़ा यहाँ पे बना रही हैं, बहुत ही बढ़िया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर से जनरल स्टडीज पेपर 1 से बालकृष्ण दोषी, ठीक। ये किसी चीज के दोषी नहीं है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है वास्तुकला में। इंडिया में भारत जब जो है आपका इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद इन्होंने बहुत सारी फेमस जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक, वास्तुकला मतलब अपना आर्किटेक्चर का उन्होंने नमूना दिया, बेहतरीन आर्किटेक्चर उन्होंने दिया है कई सारे बिल्डिंग्स का, ठीक। तो उसको देखते हुए अभी क्या है कि इन्होंने रॉयल गोल्ड मेडल जीता है 2022 का। 7 दशक से जो इन्होंने कार्य किया है उसके लिए इनको लाइफ टाइम वर्क के लिए जो है थिंकर आर्किटेक्ट और एकेडमिक के लिए रॉयल गोल्ड मेडल अभी मिला है। ये मेडल कौन देता है? यूके का, ये उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम का रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो है उन्होंने इनको जो है, ये हाईएस्ट ऑनर है वर्ल्ड में आर्किटेक्चर का, तो उन्होंने जो है रॉयल गोल्ड मेडल इनको दिया है। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी इंडियन आर्किटेक्ट हैं और इंडिया में मतलब काफ़ी इन्होंने काम किया। इन्होंने काम किया ले कॉर्बुजर के साथ में भी, जो चंडीगढ़ के लिए आप लोगों ने सुना होगा इनका नाम, ठीक। और लुइस कान, ठीक, ये जर्मन है, खान नहीं है, कान है, ठीक है। तो ये पाइनियर जो थे इनके साथ भी काम किया है। इन्होंने, दोषी जी ने कई सारे डिज़ाइन दिए हैं जो कि नोटवर्दी हैं, उल्लेखनीय हैं। IIM बैंगलोर, IIM उदयपुर, बहुत ही खूबसूरत, ठीक। निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी शायद है ये, तो ये दिल्ली आपका हो गया। अहमदाबाद नी गुफा, CEPT यूनिवर्सिटी, आरण्य लो कॉस्ट हाउसिंग डेवलपमेंट इंदौर में, और इनको जो है इसके लिए आगा खान अवार्ड भी दिया गया था। इनको और भी अवार्ड मिले। 2018 में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया जो कि सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस प्राइज है आर्किटेक्चर में, सबसे प्रतिष्ठित है। इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण इनको मिल चुका है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर रॉयल गोल्ड मेडल अभी इनको मिला है 2022 के लिए। कौन है, क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी जी, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है सिंपल सा टॉपिक है, ऑनलाइन जो महिला हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा साइबर के वायलेंस हो रहे हैं, साइबर हिंसा हो रही है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए जो महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है, उसने एक ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर चालू किया है जिसका नाम है digitalshakti.org। आप जो भी महिलाएं हमारी जो है सब ये सुन भी सकती हैं, उनके लिए भी है। ऑनलाइन अगर आप हैं तो ये यहाँ पर जाके आपको 2 चीज़ें आपके लिए सबसे मेनली जो मुझे समझ में यहाँ पे मिलेंगी।
ये है कि आपको पहली बात तो अवेयर किया जाएगा कि कैसे कैसे आपको जो है शिकार नहीं होना है, कैसे कैसे लोग बना सकते हैं, तो अवेयरनेस होगी। और दूसरी चीज़, मान लीजिए आपको जो है वायलेंस हो गया, साइबर वायलेंस, तो उसका निवारण, रिड्रेसल और रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ये दोनों चीज़ों के लिए digitalshakti.org को लाया गया है। अच्छा, ये लाया है कौन कौन? आपका फेसबुक, साइबर पीस फाउंडेशन और महिला आयोग, इन तीनों ने मिलकर चालू किया है। एक प्रोग्राम चालू है, वी थिंक डिजिटल, ठीक। ऑनलाइन सेफ्टी के अंतर्गत जो है, डिजिटल शक्ति के अंतर्गत अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। रिपोर्ट, अगर मान लीजिए वायलेंस हो चुका है, तो रिड्रेसल और रिपोर्टिंग का भी इसके अंतर्गत जो है रखा गया है। रिसोर्स सेंटर है, ऑनलाइन प्रेजेंस जो भी महिलाएं हैं इसका उपयोग कर सकती हैं। अब देखिए कैसे कैसे अवेयर करेंगे भाई, कुछ पोस्टर्स बताएंगे और अवेयरनेस वीडियोस देंगे, क्विजेस देंगे, सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल होंगे, और रिपोर्टिंग रिड्रेसल कैसे करना है वो सारी चीज़ बताई जाएंगी, ठीक। जो प्रोजेक्ट है डिजिटल शक्ति 2018 से लॉन्च किया गया था, वी थिंक डिजिटल अभी चालू हुआ है। और कल हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था जो पीएम स्वनिधि से संबंधित था, हम मैं भी डिजिटल 3.2, ठीक है ना, जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर से संबंधित था वो। तो ये वी थिंक डिजिटल है, महिलाओं के लिए जो साइबर वायलेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए है। और यहाँ पर जो है करीबन 1.25-2 लाख महिलाओं को ऑलरेडी सेंसिटाइज किया जा चुका है, संवेदनशील बनाया गया है कि साइबर वायलेंस उनके साथ ना हो, ठीक। ये चीज़ है। अगला जो टॉपिक है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए मुझे बहुत ही पसंद आया, और मैंने एक यहाँ पर एक कोट भी खुद से आज लिखा है, अभी बताऊंगा आपको। DSTICTP-IMU रामानुजम प्राइज यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है, कहाँ पे? विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक। यंग लिखा गया है तो इसका मतलब यहाँ पे एज का कुछ क्राइटेरिया होगा। रामानुजम प्राइज है यानी कि ये मैथमेटिक्स से संबंधित है, और विकासशील कंट्री है तो मतलब जैसे इंडिया अपना। किसको मिला है ये प्राइज? मिला है नीना गुप्ता जी को, जो कि एक गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, नीना गुप्ता जी, ठीक है। ये एक गृहिणी है, हाउसवाइफ हैं, और देखिए कितनी जो है मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि अरे लड़कियों को मैथ्स नहीं आती, देखिए एक मतलब आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक इंस्पिरेशन है बाकी सभी महिलाओं के लिए कि किस तरीके से एक घर, जैसे होता है कई सारे लोग ये कहते हैं कि घर पे टाइम नहीं मिलता, अभी मेरी शादी हुई है, अभी मेरे इन लॉज आ गए हैं तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हर किसी की अपनी ज़िंदगी में अपने जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी अगर दृढ़ निश्चय कर ले, और महिला अगर दृढ़ निश्चय कर ले, तो मैंने यहाँ पे आज कोड दिया, देखिए इनकी जो है यहाँ पे फोटो भी है, और ये जो है मैंने एक कोड यहाँ पे लिखा है, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए कहीं आए तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मेरा नाम मत लिखना यार, बस ये चीज़ है, अ डिटरमिन्ड वुमेन कैन डू एनीथिंग। अगर दृढ़ शक्ति है किसी महिला के अंतर्गत तो वो कुछ भी कर सकती है। ये एक जीता जागता जो है, जीवंत जो है एक एग्जाम्पल आपके सामने इन्होंने पेश किया है। नीना गुप्ता जी इनका नाम है, ये तीसरी महिला है सिर्फ जो है जिनको रामानुजम प्राइज मिला है, और पहला ये प्राइज जो था 2005 में दिया गया था अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए, और साथ ही साथ इसको जॉइंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा दिया गया है। अच्छा, एज का क्राइटेरिया ये है कि यंग मैथमेटिशियन को देना है तो 45 साल से एज कम होनी चाहिए, 31 दिसंबर तक देखा जाता है, मतलब आज साल 2021 में दिया जाए तो 31 दिसंबर 2021 में 45 साल से उम्र इनकी कम होगी, तभी इनको मिला है। आउटस्टैंडिंग रिसर्च डेवलपिंग कंट्री में कोई कर रहा तो उसके लिए, और इनको जो है वो दिया गया है प्रभावशाली बीज गणितीय कौशल और आविष्कारिताशीलता दिखाता है, यानी कि गुप्ता जी का जो वर्क है शोज इंप्रेसिव एल्जेब्रिक स्किल्स एंड इन्वेंटिवनेस, ठीक। बीज गणित के लिए काफी अच्छा इन्होंने काम किया है। अ डिटरमिन्ड वुमेन कैन डू एनीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर वुमेन आर मोर पावरफुल। अभी मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर वो सोच ले, दृढ़ निश्चय कर ले तो, ठीक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशन और एनवायरनमेंट संबंधित जनरल स्टडीज पेपर 2 और 3 से। अब देखो यूएन में आप लोग को पता है, यूनाइटेड नेशंस जो है उसमें एक होती है जनरल असेंबली, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जनरल असेंबली होती है तो उसमें कई सारी कंट्रीज आती हैं, सब कंट्रीज जो है यहाँ पे बैठ के बातचीत करती हैं। हर सितंबर में आप लोग को थोड़ा अगर ध्यान दिया हो तो जरूर पता होगा, सितंबर मीटिंग होती है, काफ़ी भाषणबाजी होती है, पूरी दुनिया में कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं उसके संबंधित, ठीक।
तो यूएन जनरल असेंबली में कंट्रीज तो आती ही आती हैं, साथ में कई सारे संगठन को भी यूएन जनरल असेंबली अलाउ करता है कि आप भी आओ, अपना जो है रखो, अपना जो भी आप कार्य कर रहे हो उससे संबंधित बात करो। तो वैसे ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जो कि भारत और फ्रांस ने, ठीक, आपका COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जब हुआ था 2015 में पेरिस में, किसके अंतर्गत, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब COP 21 हो रहा था, तब इसकी पहल करी थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, किसने किसने, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। तो अब, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। तो अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की एक कमेटी की जो है रेजोल्यूशन था, उसका नाम बताऊंगा अभी, तो उसके अंतर्गत ये मुद्दा लाया गया कि भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्या हम एक ऑब्जर्वर या फिर पर्यवेक्षक का दर्जा दे दें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंतर्गत। तो सर्वसम्मति के साथ में बिल्कुल सबने एक स्वर में कहा बिल्कुल देना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर का स्टेटस। ठीक, ऑब्जर्वर का स्टेटस है, मेंबरशिप नहीं होती है कंप्लीट, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑब्जर्वर का स्टेटस यानी कि पर्यवेक्षक का दर्जा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अभी कन्फर किया गया है। किसको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कब हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जनरल असेंबली की जो कमिटी थी, 6 कमिटी, जो रेजोल्यूशन था, मे भी पूछ ले 76/123, याद रखना 76/123। तो इस रेजोल्यूशन को जो है सर्वसम्मति यानी कि यूनानिमसली सब ने बोला कि हाँ भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर, फिर से बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। ठीक, इसका हेडक्वार्टर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। और जैसे कि हमारी धरती है तो ये विषुवत रेखा है आपकी इक्वेटर, तो इस, और ये आपका मकर रेखा, कर्क रेखा हो गई, ट्रॉपी ऑफ कैंसर, ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन। तो उस इस एरिया के अंतर्गत ज़्यादातर कंट्रीज, लेकिन इसके बाहर की भी कंट्रीज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत आ सकती हैं, मेंबर बन सकती हैं। ठीक, और यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंतर्गत। समझ में आई बात, याद हो गया, बिल्कुल, अगर मतलब याद हो गया है यहीं पे ही, क्योंकि इतनी बार तो मैंने बोल दिया, तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए। ये आपका अपना चैनल है, कलेक्टिव स्टडी करनी है, सक्सेस तभी मिलेगी बहुत बढ़िया से। और ये हमेशा ध्यान रखना, जितने भी पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप इसको बांटते हो उतना ज़्यादा आप जो है खुद में संपन्न होते जाते हो। ठीक, आखिरी टॉपिक है आज का हमारा, समिट फॉर डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन हुआ, भारत ने भी इसमें पार्ट लिया। मोदी जी ने काफी अच्छी बात करी। डेमोक्रेसी को ये भी कहा कि सारी लोकतांत्रिक जो कंट्रीज हैं सबको मिलकर सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी से निपटना चाहिए, डील करना चाहिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला। अच्छा, ये समिट जो था, शिखर सम्मेलन, किसने ऑर्गेनाइज किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं बिडेन जी, इन्होंने ये होस्ट किया था वर्चुअली। यहाँ पे मोदी जी ने ये बात कही कि क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया से निपटने के लिए सारे डेमोक्रेसीज को एक साथ आना चाहिए। अच्छा, समिट फॉर डेमोक्रेसी हो रही, यूएसए इसको बढ़ा रहा है, तो एक तो इसमें बात ये हो रही है कि दुनिया में डेमोक्रेसी को बढ़ाने की बात करी, कवायद की जा रही है, और वहीं जो ऑटोक्रेसीज हैं, जो निरंकुशता है, उसको जो है डाउन करने की बात करी जा रही है। ठीक, तभी तो डेमोक्रेसी को उठाएंगे, रिन्यू करना है डेमोक्रेसी को, नवीनीकृत करना है, और वहीं निरंकुशता जो है आपकी ऑटोक्रेसी, उनको जो है कन्फ्रंट करना, रोकना है। इसके 3 थीम थे, ध्यान सुनिएगा। एक तो ये है सत्तावाद के खिलाफ, अथॉरिटेरियनिज्म जो है उसके खिलाफ बचाओ, भ्रष्टाचार को जो है खत्म करना है, और मानव अधिकारों का सम्मान करना। ये 3 थीम थी समिट फॉर डेमोक्रेसी में। बिडेन ने ही बोला कि हमें पूरी दुनिया में जो है डेमोक्रेसी को जो है स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, इसके लिए शिखर सम्मेलन है। काफ़ी पैसा वैसा देंगे ये, और इन्होंने और भी चीज़ें दी हैं जिसके लिए पैसा ये देंगे आगे। इन्होंने कहा है कि मीडिया भैया स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। भाई डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए अगर मान लो कभी ऐसे ही लिखने को आ जाए तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रख सकते हो, यहीं से आप लिख सकते हो डायरेक्टली। मीडिया फ्री होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हमें करप्शन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ हमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए काम करना चाहिए, लोकतांत्रिक सुधारों के लिए काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, और साथ ही साथ
इलेक्शन जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र रूप से होने चाहिए। और भारत में बताइए कि इंडिया में कौन इंश्योर करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, संस्था का नाम बताइए। तो इसी के साथ में आज का हमारा खत्म होता है, और हम लोग फिर से यहाँ पे करेंगे जो हम लोग रोज करते हैं, 5 मिनट में कंप्लीट समरी क्विक रिवीजन करते हैं। 12 दिसंबर का समरी रिवीजन देख लेते हैं। देखिए, पहला तो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा है। क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, लेकिन घबराओ नहीं। अगर आपको स्कीम में ये डाउट होता है कभी भी कि भाई किस मिनिस्ट्री का है, तो आपको क्या लिखना है, बेटी बचाओ वाली स्कीम का नाम लिखिए और साथ में लिखिए पीआईबी। गूगल जब सर्च करना आप, ठीक, तो जब पीआईबी लिखोगे तो क्या होगा कि जब वहां पे स्कीम लिख के आएगी तो उसके ऊपर पीआईबी पे क्या होता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा वो दिया गया उसका नाम ऊपर लिखा होता है। तो आपको ऑफिशियल सोर्स से पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। समझ में आया? देखिए, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं कि मैं कुछ चीज छुपा लूं। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा ताकि आप जो है सेल्फ सफिशिएंट बन सकें। ठीक है ना? कलेक्टिव स्टडी करना है सक्सेस के लिए, यानी सक्सेस सबकी, कलेक्टिव सक्सेस भी करना है, खुद अपनी सक्सेस नहीं करनी है, सबकी बढ़ानी है सक्सेस। ठीक, अगर तेज चलना तो अकेले जाओ, लेकिन साथ चलना है और ज्यादा दूर तक जाना है तो साथ में चलना जरूरी है। ठीक है? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो है ये बताया गया, पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उन्होंने बताया कि 6 सालों में जो पैसा दिया गया उसमें 80% जो पैसा है वो तो भैया मीडिया पे खर्च हो गया, और अब हमें जरूरत है कि हम हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान दें। ठीक, अगला है इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर। ये अभी लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। ये एक तरीके का टेलीस्कोप है, एक्सरे का यूज करते हुए जो है खगोलीय जो सुपरनोवा हैं, जिनके उनके जो अवशेष हैं और आपके जो ब्लैक होल्स हैं, ठीक है ना, इन सब के बारे में देखेगा, उसको जांचेगा, और कई सारे जो पहले से एक्सरे वाली जो टेलीस्कोप है मौजूद हैं उनको भी कॉम्प्लीमेंट करेगा, उनका ही पूरक बनेगा। नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का ये जो है ज्वाइंट एफर्ट है। अभी स्पेस एक्स के फैल्कन 9 से इसको भेजा गया है। 2 साल की इसकी अवधि है और 600 किलोमीटर ये अर्थ के ऊपर ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक, समझ में आ गया? नासा का और इटालियन का है। फ्लोरिडा से इसको जो है भेजा गया है फैल्कन 9। ठीक है, मैंने आप लोगों को मैपिंग के लिए बोला भी था कि जितने भी स्पेस ये लॉन्चिंग स्टेशंस हैं तो वो कहाँ कहाँ पे, जैसे इंडिया में श्रीहरिकोटा है, तो और आपका फ्लोरिडा हो गया, फ्रेंच गियाना हो गया, ठीक, एक आपका कजाकिस्तान में है। तो ये सारे जो है मैपिंग जरूर करिए। सरयू कनाल जो है नेशनल प्रोजेक्ट, मैंने आप लोगों को बताया यूपीपीएससी के लिए स्पेशल ये करंट अफेयर का पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरयू कैनाल यानी नहर बनाई जाएंगी 5 नदियों को इंटरलिंक करके, जो बीच की जगह जो छूट जाती हैं गैप, उन वहाँ पे भी जो है एग्रीकल्चर ज़मीनों को सिंचाई का पानी जो है पहुँच सके, मुहैया हो सके, उसके लिए ये सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से इसको जो है लॉन्च इनॉग्रेट कर दिया है। 10,000 करोड़ रुपए करीबन लगा है। और इसमें जो नदियां हैं वो है आपकी घाघरा, सरयू, रोहिन, बाणगंगा और एक और है, हाँ, तो ये 5वीं थी राप्ती। ठीक, सरयू, ठीक, आपका घाघरा और बाणगंगा और रोहिन, ये 5 नदियों को इंटरलिंक किया जाएगा, नहर बना के और सिंचाई का पानी दिया जाएगा। सरयू के अलावा मैंने आपको यूपी का विस्तार से अगर आपने देखा है तो यूपी का और बिहार में जो मेन रिवर्स हैं और सहायक नदियां, सबके बारे में अभी ऊपर बताया था। हाउस रूल 193 ये होता है कि इसमें जो है कोई भी औपचारिक रूप से नोटिस नहीं दिया जाता है। इसमें इस पे अभी डिस्कशन जो हुआ वो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पे हुआ है लोकसभा में। इस पे कोई भी वोटिंग नहीं होती है और डिस्कशन होता है, पहले से सूचित किया जाता है अध्यक्ष को, स्पीकर को, और उस पर फिर डिस्कशन होता है। डिस्कशन के बाद वोटिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। हालांकि और जो है इस पे मिनिस्टर, जैसे यहाँ पे पर्यावरण मिनिस्टर ने कुछ डिस्कशन के बाद कुछ एक छोटा ब्रीफ रिप्लाई देते हैं। हालांकि जो मेंबर लेके आता है ये नोटिस उसको नो राइट टू रिप्लाई भी होता है, मतलब कि उसको कोई अधिकार नहीं कि जो उसने डिस्कशन किया उस पर कोई रिप्लाई मिले। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि मिनिस्टर जो होता है, जिससे बात हो रही होती है जिस भी मुद्दे पर, तो वो एक ब्रीफ रिप्लाई देते हैं। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम जो है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में दिया गया है। 1 लाख रुपए तक का भी इसमें ऋण दिया गया 17 कारीगरों को। इसमें 6% का जो है सब्सिडाइज्ड
ऋण है, ब्याज देना होगा इन कारीगरों को, और अगर टाइमली देते हैं, वैसे 24 महीने का दिया गया टाइम, 2 साल का टाइमली देते हैं तो 1% जो है रिफंड हो जाएगा, तो इफेक्टिवली इट विल बिकम 5%। ठीक, तो ये जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट की है, नॉर्थ ईस्टर्न जो है फेडरेशन आपका फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसने इसको चालू किया है स्कीम को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ठीक, दोनों इसे बोलते हैं। बालकृष्ण दोषी जी, इनको रॉयल गोल्ड मेडल अभी मिला है। बहुत बड़े तगड़े जो है आपके ये वास्तुकार है, आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्ट है, बहुत बढ़िया। रॉयल जो है मेडल इनको भी मिला है, यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है, उन्होंने इनको दिया है इनके लिए लाइफ टाइम, मतलब 7 दशकों से जो उन्होंने काम किया, कई सारी बिल्डिंग अच्छी अच्छी बनाई है, IIM बेंगलोर, IIM उदयपुर, तो उसके लिए इनको दिया गया है। आपका साइबर वायलेंस अगेंस्ट व्यूमन, ठीक है ना, महिलाओं, इसको निपटने के लिए व्यूमन कमीशन, फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन ने मिलकर डिजिटल शक्ति .org नाम की एक वेबसाइट रिसोर्स सेंटर चालू किया है, डिजिटल शक्ति .org। इस पे मेनली 2 चीजें होंगी, एक तो जागरूक किया जाएगा महिलाओं को कि साइबर वायलेंस उनके साथ ना हो। ठीक, कई सारे जो है क्विज़ेस वीडियो होंगे, उनको जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। दूसरा, मान लीजिए अगर वायलेंस होता है तो किस तरीके से रिपोर्ट करना और किस तरीके से जो है उसका रिड्रेसल यानी कि निवारण किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। डिजिटल शक्ति .org ये रिसोर्स सेंटर है, और ये जो कैंपेन है, प्रोग्राम है, उसका नाम है वी थिंक डिजिटल। ठीक, व्यूमन जो है कमीशन का है, नेशनल व्यूमन कमीशन। अगला जो है आपकी नीना गुप्ता जी एक हैं, उनको रामानुजम प्राइज मिला है। तो नीना गुप्ता जी, इससे आप समझ सकते हैं कि एक मैथमेटिशियन है, और उसमें भी इन्होंने बीज गणित यानी कि अलजेब्रा में काफ़ी अच्छा कार्य किया है, तो रामानुजम प्राइज इनको दिया गया है आपका मैथमेटिशियन और यंग मैथमेटिशियन के लिए, यानी कि 45 साल से कम होनी चाहिए उम्र, तभी मिल सकता है, और विकासशील देश तो हमारा है ही है, वहाँ पे ये दिया गया। नीना गुप्ता इनका नाम है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी ऑब्जर्वर का दर्जा दे दिया है, ऑब्जर्वर का। ठीक, मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर का। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसको जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो वहां पर COP21 आपका पेरिस में हुआ था 2015 में, तब इसकी मेजबानी फ्रांस कर रहा था। तो फ्रांस और भारत ने मिलकर जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस को की जो है कवायद की थी। आपका जो है ये आपका जो अर्थ है, विषुवत रेखा अगर आप ऐसे लाइन खींचो तो इक्वेटर हो गया, ट्रॉपी ऑफ कैंसर, ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, कर्क रेखा के बीच में जो कंट्रीज है जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा रहती है पूरे साल में 300 से ज़्यादा दिन, तो वो तो सारे मेंबर्स हैं ही हैं, लेकिन इसके बाहर भी जो है मेंबर्स इसके बन सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। और अभी न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आपका जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया है। ध्यान रखना ये जरूरी है। समिट फॉर डेमोक्रेसी ये होस्ट किया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बिडेन ने। इसमें मोदी जी ने बोला, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इसको एड्रेस किया कि भैया डेमोक्रेसी हमको मिलकर सोशल मीडिया और जो है क्रिप्टो करेंसी से निपटना चाहिए, डील करना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि भैया डेमोक्रेसी को हमें पूरी दुनिया में बढ़ाना है और निरंकुशता यानी कि जो आपकी ऑटोक्रेसी है उनको नीचे करना है। 3 थीम थी इसमें, ठीक, 3 थीम थी। एक तो जो है भ्रष्टाचार को कम करना है, आपका जो है ठीक भ्रष्टाचार को कम करना है, और इसमें अथॉरिटेरियनिज्म जो होता है सत्तावाद, उसके खिलाफ लड़ाई करनी है, और मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करना है। और ये कुछ पैसे भी देंगे, प्रेसिडेंट ने बोला है बिडेन ने, और उसके लिए ये है मीडिया जो है फ्री होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, आपका लोकतांत्रिक सुधार होने चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। भारत में कौन कराता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आप लोगों को कमेंट करके बताना। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करा के। ठीक, आपको ये चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा।
जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।